नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है सुधा शुक्ला जी के द्वारा लिखी कहानी आस्था के आयाम। जून का अंतिम सप्ताह और आकाश में कहीं बादल नहीं। अभय को आज हर हाल में रामपुर पहुंचना है, वरना ऐसी गर्मी में वो यात्रा क्यों करता। वह तो स्टेशन पहुंचने से लेकर रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम ढूंढने तक में ही पसीना पसीना हो गया। पर अपने फर्स्ट क्लास के एसी डिब्बे में पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली। सामने की सीट पर एक सुंदर महिला बैठी थी। यात्रा में ऐसे सहयात्री का सानिध्य अच्छा लगता है। सामान सीट के नीचे लगा दो, अभय ने पानी की बोतल की खिड़की के पास की खूंटी से टांगते हुए कुली से कहा। अभय ने महिला को कनखियों से देखा। वो एक बार उन लोगों को उचटती नजर से देखकर कुछ पढ़ने में व्यस्त हो गई। इसी बीच कुली ने सामान सीट के नीचे रख दिया। जेब से पर्स निकालकर कुली को मुंह मांगी मजदूरी के साथ साथ अभय ने 10 रुपए बख्शीश भी दी। कुली के डिब्बे से उतरते ही गाड़ी रेंगने शुरू कर दी। गाड़ी स्टेशन शहर पीछे छोड़ती जा रही थी। अब बेफिक्र होकर अभय ने पूरे डब्बे में नजर दौड़ाई। पूरे डिब्बे में सिर्फ वे दोनों ही थे। ऐसा सुखद संयोग पाकर अभय खुश हो उठा। थोड़ी देर बाद अपने जूते उतारकर बाल संवारकर वो बर्थ पर इस प्रकार टेक लगाकर बैठ गया कि उस महिला को भली भांति निहार सके। महिला वास्तव में सुंदर थी। वो लगभग 34-35 वर्ष की रही होगी, पर देखने से काफी कम आयु की लग रही थी। अभय उस महिला से संवाद स्थापित करने हेतु व्यग्र उठा, पर महिला अपने आसपास के वातावरण से बेखबर पढ़ने में व्यस्त थी। उसकी बर्थ पर एक और कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं रखी हुई थी और वह एक पुस्तक खोले उससे अपनी नोटबुक में कुछ नोट करती जा रही थी। अभय के बैग में भी 2-3 पत्रिकाएं रखी थी, पर उन्हें निकालने के बजाय महिला से संवाद करने के उद्देश्य से उसने शालीनता से पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या मैं वो मैगजीन देख सकता हूँ? महिला ने एक बार सपाट नजर से उसे देखा। 36-37 वर्ष का स्वस्थ ऊंचे कद का व्यक्ति, गेहुआ रंग और उन्नत मस्तक, कुल मिलाकर आकार प्रकार से संभ्रांत और सुशिक्षित दिखाई दे रहा था। महिला ने बिना कुछ कहे मैगजीन उसकी ओर बढ़ा दी। तभी अचानक उसे लगा कि इस व्यक्ति को उसने कहीं देखा है, पर कब और कहाँ। दिमाग पर जोर देने पर भी उसे कुछ याद नहीं आया। थक कर उसने यह विचार मन से झटक दिया और पुनः अपने काम में मशगूल हो गई। गाड़ी लखनऊ स्टेशन पर रुक रही थी। महिला को अपना सामान समेटते देखकर अभय इस आशंका से भयभीत हो उठा कि कहीं यह सुखद सानिध्य यहीं तक तो नहीं था। अभी तो कोई बात भी नहीं हो पाई थी। तभी महिला ने दूसरी नोटबुक और किताब निकाल ली और पुनः कुछ लिखने में व्यस्त हो गई। अभय ने यह देखकर राहत की सांस ली। अचानक डब्बे का दरवाजा खुला। टीटी ने अंदर झांका और फिर सॉरी कहकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा फिर खुला और सफेद वर्दी में एक व्यक्ति, जो उस महिला का अर्दली था और द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर रहा था, ने आकर उस महिला से सम्मान से पूछा, मैम साहब, चाय कॉफी या फिर ठंडा लाऊं? हाँ, स्ट्रॉन्ग कॉफी ले आओ, महिला ने बिना नजरें उठाए कहा। जब अर्दली जाने लगा तो अभय ने उसे आवाज देकर बुलाया, सुनो, एक कप कॉफी मेरे लिए भी ले आना। अर्दली ने ठिठक कर महिला की ओर देखा और उसकी मौन स्वीकृति पाकर चला गया। महिला अब अभय के बारे में सोचने लगी कि पुरुष मानसिकता की कितनी स्पष्ट छाप है इसकी हर गतिविधि में। थोड़ी ही देर में अर्दली 2 कप कॉफी लेकर लौटा। अभय ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, कॉफी अच्छी बनी है। मगर महिला को बिना कुछ बोले कॉफी पीती रही। अभय समझ नहीं पा रहा था कि अब महिला से कैसे संवाद स्थापित करे। वो कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी बैरा अंदर आ गया। उसने पूछा, साहब लंच कहाँ सर्व किया जाए? लखनऊ में तो दूसरा बैरा आया था, अब तुम कहाँ से आ गए? अभय ने पूछा। नहीं तो साहब, लखनऊ में ही मैं ही इस डिब्बे के साथ आया हूँ। दोनों के वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप कर महिला ने कहा, वो मेरा बैरा नहीं, मेरा अर्दली था। यह सुनकर अभय लज्जित हो उठा। उसने बैरे को फौरन लंच के लिए ऑर्डर देकर विदा कर दिया। महिला ने पहले ही अपने लिए कुछ भी लाने से मना कर दिया था। उसने मन ही मन सोचा कि उच्च पदासीन होने के बावजूद उसके जीवन में अब तक ऐसे कोई महिला क्यों नहीं आई जिससे संवाद स्थापित करने की ऐसी प्रबल इच्छा होती।
कार और सुंदर बंगला मिलने के प्रलोभन में ऐसी पत्नी मिली जिससे उसका मानसिक स्तर पर कभी अनुकूलन ना हो सका। काश ऐसी महिला आज से कुछ वर्ष पहले मेरे जीवन में आई होती। अभय ने पुनः वार्ता का सूत्र जोड़ने का प्रयास किया। मैडम, आपने लंच ऑर्डर नहीं किया? क्या आप हरदोई या शाहजहांपुर तक ही जा रही हैं? महिला ने उसे ध्यान से देखा। उसे खीज हुई कि यह व्यक्ति उसकी रुखाई के बावजूद निरंतर उससे बात करने का प्रयास कर रहा है। इसे पहले कभी नहीं देखा है। एक बार फिर इस प्रश्न के कौतूहल ने सिर उठाया, पर व्यर्थ। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर अपने दिमाग पर अनावश्यक जोर देने के बजाय उसने संक्षिप्त उत्तर दिया, नहीं, मैं बरेली तक जा रही हूँ। क्या वहाँ आपका मायका है? नहीं, मेरा मायका तो फैजाबाद में है। दरअसल मैं बरेली में एडिशनल मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हूँ। यह सुनते ही अभय के मन में एक हूंक से उठी। फिर उसने लुभावने अंदाज में कहा, आप जैसी शख्सियत से मिलने में बहुत खुशी हो रही है। फिर अभय सहसा अपने बारे में बताने के लिए बेचैन हो उठा। बोला, मैडम, मैं भी जनपद फैजाबाद का रहने वाला हूँ। इस समय मैं हरिद्वार में PWD में अधीक्षण अभियंता के पद पर हूँ। अभय प्रताप सिंह नाम है मेरा, और मेरे पिता ठाकुर विक्रम प्रताप सिंह भी अपने क्षेत्र के नामी ठेकेदार हैं। मेरा विवाह सुल्तानपुर के एक सम्भ्रांत ठाकुर घराने में हुआ है। मेरे ससुर भी हाइडल विभाग में उच्चाधिकारी हैं। अभय नॉन स्टॉप बोले जा रहा था, पर ठाकुर विक्रम प्रताप सिंह का नाम सुनते ही महिला को कुछ और सुनाई देना बंद हो गया। एक झटके से विस्मृति के सारे द्वार खुल गए। उसे अपने जीवन की घनघोर पीड़ा का वह अध्याय याद हो आया जिसे वह अब तक भुला नहीं सकी थी। फिर भी गहरी सांस छोड़कर महिला ने सोचा कि कुदरत जो करती है अच्छा ही करती है। एक दिन इसी अभय से उसकी सगाई हुई थी। वह तो मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी, पर धन संपदा के प्रलोभन में अभय के पिता ने यह सगाई तोड़ दी थी। बड़ा अपमान हुआ था उस समय के सीधे साधे बाबूजी का, मगर उसी अपमान के तीखे दंश उसे निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करते रहे। अपने बाबूजी के खोए सम्मान को वापस पाने के हेतु उसने कड़ी मेहनत की। आज उसके पास सब कुछ है, फिर भी उसमें एक अजब सा वैराग्य आ गया है, जो शायद इसी व्यक्ति के प्रति कभी रहे उसके गहन अनुराग को ठुकराए जाने का परिणाम है। पर आज अभय की आंखों में अपने प्रति सम्मान और प्रशंसा देखकर उसकी सारी गांठें जैसे अपने आप खुलती चली गईं। गाड़ी बरेली स्टेशन पर रुकी। अर्दली ने महिला का सामान उठाया। महिला डब्बे से बाहर जाने के लिए बढ़ी, फिर अनायास अभय की ओर मुड़ी और बोली, पहचानते हैं मुझे? मैं उन्हीं ठाकुर विजय सिंह की बेटी निकिता हूँ जिससे कभी आपकी सगाई हुई थी। और फिर अभय को अवाक छोड़ डिब्बे से उतर गई। बाहर उसके पति और उसके बच्चे उसे रिसीव करने आए थे।